हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम या यूपीएचएससी नेट दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, या पीजीटी टीजीटी सिविक्स से दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। आप इसको लगातार देखते रहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो फिर से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इरेगुलर हो गया हूँ, कुछ वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से। और लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि जल्दी से जल्दी और नए वीडियो डाले जाएं आपको, ताकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक जिस तरह से आ रहा है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन सही होने के, जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा, जैसा कि जानते हैं आप, बाइलिंगुअल होता है, क्योंकि तमाम सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़े होते हैं तो उनको इंग्लिश में भी चाहिए होता है, और तमाम सारे स्टूडेंट जो हिंदी के मीडियम के हैं उनके लिए। और दोनों ही चीज़ों पे अगर आपकी थोड़ी भी कमांड एक दूसरे पे है तो आप बहुत आसानी से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे टेक्निकल टर्म्स आते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो कैपिटल स्टडी सर्कल है वो ऑफलाइन भी आ गया है। लखनऊ के अंदर हमारा ब्रांच खुल गई है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहें या ज्वाइन करना चाहें हमें, तो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच के लिए भी, ऑनलाइन बैच के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिटेल क्लास लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपकी चलती रहेगी यूट्यूब पे, और ये हमेशा जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ये चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आवाज़ में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, और मैं तेज़ बोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश अपनी तरफ से, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी, कमेंट्स कुछ आते हैं तो हम उसको फिर से रिकॉर्ड करके कोशिश करेंगे कि फिर से डाल दें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं टेस्ट सीरीज़ के। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, निम्नांकित में से किसने यह विचार दिया है कि युद्ध इस प्रकार से दुश्मन को हमारी इच्छानुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। Who among the following has given idea that war is thus an act of force to compel our enemy to do our will? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि वॉर एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने दुश्मन को वो काम करवाने पे मजबूर कर सकते हैं जो वो नहीं करना चाहता अपनी इच्छा से, लेकिन हमारी इच्छा उस चीज़ को करवाने की। तो युद्ध ऐसी चीज़ है। तो ये किसने कहा है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्ल वॉन क्लाउसेविट्ज, लुई फर्डिनेंड, पी हर्स्ट और एच मनकलर। तो चारों में से कौन सही आंसर है? अगर आप देखेंगे तो सही आंसर इसका है कार्ल वॉन क्लाउसेविट्ज। इनका वॉर के ऊपर काफ़ी काम है, रेजिस्ट थिंकर हैं। ये कहते हैं कि वॉर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम वो काम करवा सकते हैं जो स्वेच्छा से दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, और हमारी जो इच्छा है वो करवा सकते हैं। तो सही आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मैच द फॉलोइंग। ये थ्योरिस्ट या इनको हम यहाँ पे इन्होंने लिखा है ग्रीन पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। और ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है? जो एनवायरनमेंट पे सबसे पहले फोकस करते हैं उनको हम ग्रीन पॉलिटिक्स कहते हैं। और तमाम सारे देशों में, अगर डेवलप कंट्रीज में जाए तो वहाँ पे ग्रीन पार्टी भी होती है जो इलेक्शन लड़ती है, और वो लगातार फोर्स करके दबाव बनाती है कि एनवायरमेंटल जो इशूज़ है उस पर भी बात हो। और एनवायरनमेंट एक बड़ा इशू होता है, और बाकी पार्टियों को भी एनवायरनमेंट के लेके अपना इशू या अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें बताना पड़ता है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसके यहाँ अभी उतना एनवायरनमेंट इशू नहीं है। एनवायरनमेंट इशू है भी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू नहीं है। आजकल थोड़ा सा, अगर आप जो दिल्ली के आसपास हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को लेके परेशान है, तो वहाँ पे तो थोड़ा बन गया है एनवायरनमेंट एक इशू, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर हम देखें। लेकिन यहाँ पे जो थिंकर्स हैं, आप देखिए उनकी बुक्स का नाम दिए हुए हैं और पॉलिटिकल जो उनका आइडिया है, जिनका थिंकर्स हैं। तो पहले देखें, इसमें सभी आपको मालूम हो ऐसा मुश्किल है। तो अर्ने नेस की बुक क्या है?
अगर आप जानते हो, आपने पढ़ा हो, तो इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। तो इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल क्या होगा? 3, 1 का 3 देख लेते हैं। अब 1 का 3 किस में है? इसमें है। लेकिन यहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको एक बुक भी मालूम हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए चारों अलग अलग बुक हैं। तो अगर 1 का 3 हो गया तो आप आसानी से निकाल लेंगे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक बड़ा नाम है इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट वंदना शिवा का। तो वंदना शिवा जो है वो, उनकी बुक क्या है? ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, स्टोलन हार्वेस्ट। इसका पूरा नाम जो है स्टोलन हार्वेस्ट, द हाईजैकिंग ऑफ ग्लोबल फूड सप्लाई। द हाईजैकिंग ऑफ ग्लोबल फूड सप्लाई, ये इसकी पूरी बुक का नाम है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। डी का 2 भी इसी में होगा, ये सही हो चुका है। तो डी का 2 कर दिया तो आपने बी का 4 हो गया। ग्रेट हार्डिन का क्या हो गया? लाइफ कोड एथिक्स। तो लाइफ, इसके अलावा क्या हो गया? जेम्स लवलॉक का क्या हो गया? फर्स्ट, द एजेस ऑफ गेम। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 के बाद 103 देख लें। 103 में क्या कहा जा रहा है? 2013 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी किस मूल्यांकन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया है कि यह 95% निश्चित है कि मनुष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। In which of its assessment report in 2013, IPCC Intergovernmental Panel on Climate Changes has concluded that it is 95% certain that humans are dominant cause of global warming। तो ग्लोबल वार्मिंग का 95% कारण हम है, बाकी 5% में थोड़े जानवर हो सकते हैं, थोड़ा क्लाइमेट हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती है। तो 95% हम है। क्यों? क्योंकि हम लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, जंगल काटते हैं अपने शहर बनाने के लिए, अपनी कॉलोनीज़ बनाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री बनाने के लिए, और उससे वो क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है, फिर हमको ही खतरा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे वो तो हम समझ गए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि किस रिपोर्ट में कहा गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका सही आंसर है 5th रिपोर्ट में। IPCC की 5th रिपोर्ट में ऐसा बोला गया कि 95% कॉज है ह्यूमन बीइंग, या हम कहें हम खुद हैं। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किसने शब्दावली मेक वर्ल्ड को बढ़ा? मैक वर्ड है यहाँ पे, ये यहाँ से आप देखिए, इसीलिए मेक वर्ड नहीं समझ में आया, लेकिन मैक वर्ड है एक्चुअली। हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म मैक वर्ड? तो मैकडोनाल्ड से मैक वर्ड की अब एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। तो इस तरह का जो आइडिया है कि ग्लोबल विलेज हो गया, ग्लोबलिज्म जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इससे कहे कि उसके अगेंस्ट में जो ट्राइबलिज्म था, जिसमें छोटे छोटे कम्युनिटी में लोग रहते थे, वो ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से मैकडोनल्ड दुनिया के हर जगह पहुंच गया, उसी तरह से जो कल्चरल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक चीज़ें हैं, उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, और ग्लोबलाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि किसने क्वाइन किया, किसने बनाया टर्म? बेंजामिन बार्बर ने, मार्कस ग्रेवे ने, एडवर्ड सईद ने, हमजा अल्वे ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि बेंजामिन बार्बर। बेंजामिन बार्बर जो हैं, इन्होंने मैक वर्ड जो टर्म है, अपनी बुक है इनकी जिहाद वर्सेस मैक वर्ड, जिहाद वर्सेस मैक वर्ड, कि एक तरफ तो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, और उसमें है कि हाउ ग्लोबलिज्म एंड ट्राइबलिज्म आर रीशेपिंग द वर्ल्ड। 1995 में ये बुक लिखी गई थी, और ये रिप्रेजेंट जो मैक वर्ड है वो ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है इस बुक में, और काफ़ी डिटेल में इन्होंने उसके बारे में बात की है। तो क्वेश्चन 104 का 1 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस विचारक ने क्षेत्र को राष्ट्र की भांति एक आभासी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? इंग्लिश में देखते हैं। लेट्स से इन द इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर टर्म्ड रीजन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी लाइक अ नेशन। कि किसी रीजन को भी वो इमेजिन कम्युनिटी बोलते हैं, और जैसे कि नेशन होता है, नेशन को इमेजिन कम्युनिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनेशन में होता है। जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जब हम नेशन बना लेते हैं तो वो नेशन जो है हमारा एक कि ये हमारे लोग हैं, और इस बाउंड्री के बाहर जो है वो दूसरे लोग हैं। तो अस वर्सेस देम जब शुरू हो जाता है, वो दूसरे हैं, ये हमारे हैं। तो ये जो है, और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हम बाकी लोगों से मिले भी नहीं, फिर भी वो हमारे हैं, और इनसे भी नहीं मिले लेकिन वो हमारे नहीं हैं, या इनसे हो सकता कभी मिले भी हो तो भी वो दूसरे हैं। तो ये जो कहते हैं कि ये इमेजिनेशन है, ये आइडिया किसका है? बहुत फेमस थिंकर है, उनकी बुक भी थी इमेजिन कम्युनिटी, बेंटिक एंडरसन। ये सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। इमेजिन कम्युनिटी जो कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो एक इमेजिनेशन है कि हम एक हैं। जैसे वो कहीं भी हो सकता है कि वो विद इन राष्ट्र, जैसे यूरोप में है कि जो भी फ्रेंच बोलता है वो क्या हो गया? फ्रेंच नेशन का पार्ट हो गया। इसीलिए इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया बहुत ढेर सारे सब नेशन है, कि हम इंडियन तो है लेकिन इंडिया से उस तरह डायरेक्टली कनेक्ट, जैसे बंगाली हो गया, मराठी हो गया, ये तो ये भी एक सब नेशन की तरह काम करता है कि हम एक हैं, हम मराठी हैं तो हम एक हैं। तो ये आइडिया किसने दिया था? बेंटिक एंडरसन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, 105 106 देख लेते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री में निम्नांकित में से किसे या किन्हें 20वीं शताब्दी में उदारवाद के समक्ष चुनौती बताया है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इन हिज आर्टिकल द एंड ऑफ द हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ चैलेंज टू लिबरलिज्म इन 20th सेंचुरी। तो एंड ऑफ द हिस्ट्री जो है फ्रांसिस फुकुयामा की बहुत पॉपुलर बुक है। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है तो उसके बाद वो लिखते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि अब आइडियोलॉजिकल क्लासेस नहीं होंगे, अब जो भी क्लासेस होंगे वो जो है कल्चर के नाम पर हो सकते हैं या दूसरे, लेकिन आइडियोलॉजी के क्लासेस खत्म होने से अब इतिहास खत्म हो गया, अब सिर्फ डेवलपमेंट होगा। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके दो जो थे लिबरलिज्म के, इस जो पूरी सेंचुरी बीती है, अगर आप देखेंगे 20th सेंचुरी जो है उसमें बोलते हैं कि इसमें कौन दुश्मन था? तो दो दुश्मन थे। फासिज्म एक तरफ था जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जिसके अगेंस्ट में लड़ी जा रही थी, और दूसरा वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद का जो कोल्ड वॉर पीरियड था उसमें कौन दुश्मन रहता है? कम्युनिज्म। लिबरलिज्म का दुश्मन कम्युनिज्म बचता है। और फाइनली जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है तो ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो 20th सेंचुरी के बाद जब 21st सेंचुरी शुरू होती है तो उसमें क्या कहते हैं कि अब राइट आइडियोलॉजी हमें मिल गई, इससे हमको डेवलप होना या दुनिया में जो गैर बराबरी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो गरीबी है या भुखमरी है, वो आसानी से ख़त्म हो सकती है। लेकिन 10-20 साल के अंदर इनको पता चल जाता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है और वो लिबरलिज्म को भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए एंड बी किस में? 3 में। तो 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ करते हैं 106 के बाद 107 पहुँचते हैं। 107 में क्या कह रहे हैं? निम्नांकित में से किसने अपना यह विचार दिया है कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल में ना तो कला होगी न ही दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। Who among the following given his view that in the post historical period, ध्यान दीजिए, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, there will be neither art nor philosophy, just perpetual caretaking of museum of human history। पोस्ट हिस्टोरिकल अभी हमने बात की थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल पीरियड अब जो होगा 21st सेंचुरी जो आ गई है, जहाँ पे सिर्फ
लिबरलिज्म ही एक आइडियोलॉजी बची थी। अगर आज के समय देखें तो फिर से चैलेंजेस शुरू हो गए हैं। चाइना जिस तरह से तरक्की कर रहा है, फिर से कम्युनिज्म एक थ्रेट हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका उस समय मानना था कि अब सिर्फ केयर टेकिंग करनी पड़ेगी, अब आर्ट फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक ही आइडियोलॉजी बची लिबरलिज्म की और पोस्ट हिस्टोरिक। तो ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे किसकी, फ्रांसिस फुकुयामा की। फ्रांसिस फुकुयामा जो हैं जापानीज ओरिजिन के हैं, लेकिन यूएस में रहते हैं और इन्होंने तमाम सारी बुक्स लिखी और क्रिटिक भी रहे हैं कोल्ड वॉर के, जिसको मानते थे कि डेवलपमेंट इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और बहुत टेंस माहौल में लोग रहते थे। लेकिन ऐसा फाइनली अगर आज के समय में हम उसको जज करें तो ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी सोसाइटी में सेम चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं। आगे बढ़ते हैं, 107 के बाद 108। तो 108 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, मनुस्मृति के अनुसार राजनीति समाज का अभिन्न अंग है। और रीजन क्या बताया, यह एक आधारभूत घटक है जिसके बिना समाज नहीं चल सकता। असर्शन, मनुस्मृति कंसीव्स ऑफ पॉलिटिक्स एज ए इंटीग्रल टू सोसाइटी। इट इज़ अ बेसिक फैक्टर विदाउट विच सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन। तो ऑलमोस्ट सही दोनों ही हैं। तो अगर इसमें देखें बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इट, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 108 के बाद हम 109 पे पहुंच जाते हैं। मनु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेष्ठकर है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनु। द बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ धर्मा इज द वेलफेयर ऑफ अदर एंड द वेलफेयर ऑफ द लार्जर ग्रुप मस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर द स्मॉलर ग्रुप। तो ऐसा नहीं है। द गुड ऑफ सोसाइटी इज टू बी प्रेफर्ड टू गुड ऑफ वन इंडिविजुअल। तो एक सही है, सेकंड सही है और ये गलत है। तो सेकंड किस में सही है, 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 110 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किन विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए यह मत दिया था कि राजा ही राज्य है। Which of the following scholars while interpreting Kautilya's अर्थशास्त्र opined that the king is the state? Paul Mason-Oursel, D.R. भंडारकर, P.V. खाने। तो ये थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हर सभी ने थोड़ा बहुत कहा है, लेकिन बहुत क्लियरली जो है वो अगर देखें तो पॉल मैसन-औरसल ने कहा है, लेकिन ये कहना कि लोग के राइटिंग में नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए सही आंसर अगर देखें तो 4 हो जाएगा। A, B, C तीनों ने ही ऐसी बातें कही हैं। तो 110 के बाद हम 111 पर पहुँचते हैं। 111, निम्नांकित में से किन विद्वानों ने कौटिल्य और मैकियावेली के मध्य समानता स्थापित की है। अब यहाँ भी ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ड्रॉन पैरेलल बिटवीन कौटिल्य एंड मैकियावेली। तो इसमें भी है G.B. बोर्डसी, A. हिल ब्रैंड, J. जॉली। तो तीनों ही थिंकर्स ने कंपेयर किया है कौटिल्य को किससे, मैकियावेली से। तो मैकियावेली जो है वो कहाँ के हैं, इटली के हैं। और क्योंकि यूरोपियंस ने सेट किया है पॉलिटिकल साइंस या कह सकते हैं हिस्ट्री को, तो कौटिल्य को बोला जाता है इंडियन मैकियावेली। ऑल्दो अगर हम बात करें तो मैकियावेली बहुत बाद में आते हैं, तो मैकियावेली को बोला सकता है कि यूरोपियन कौटिल्य। और मैक्स वेबर जैसे जो थिंकर हैं वो कहते हैं कि जब हम कौटिल्य और मैकियावेली दोनों को पढ़ते हैं तो मैकियावेली कौटिल्य के सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं।
ऑल्दो वो निगेटिव सेंस में कहते हैं बर्बरता में या क्रूरता में, लेकिन बाकी चीज़ों में भी अगर आप देखेंगे तो कौटिल्य काफ़ी एलोबरेटेड चीज़ें लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 112 पे चले जाते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन विचार के अनुसार स्वयं आत्मा की आध्यात्मिक प्रकृति की मान्यता भावावेश से स्वतंत्रता की खोज एवं उसे अनुशासित करने की आवश्यकता की ओर ले जाती है। इसी समय सभी की आध्यात्मिक समानता की पहचान प्रारंभ होती है। आत्मतुला यह अहिंसा के आदर्श की ओर ले जाती है। 112 assertion according to Jain idea the recognition of the spiritual nature of the self atma leads to the search for freedom from passion and to need to discipline them. Reason at the same time the recognition of the spiritual equality of all beings atmatula leads to idea of ahimsa. तो दोनों ही सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। 112 का 3 सही है, दोनों ही चीज़ें सही। आगे बढ़ते हैं, 112 के बाद 113 पर पहुँच जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो नीति वाक्यमृतम सोमदेव सूर्य सही है। लघवार नीति आचार्य हेमचंद ये भी सही है। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभाचार्य ये भी सही है। धर्म बिंदु राजेंद्र सूरी नहीं है। कौन है? हरि बहादुर सूरी सही है। आंसर हो गया हरि बहादुर सूरी, तो इसलिए यही गलत है। आंसर 4 जो है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अहिंसा से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ शुद्ध निपात अहिंसा को महानतम गुण मानता है। शुद्ध निपात के ब्राह्मण धम्मिक सूत्र में यह उल्लेखित है कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन वायलेंस द एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर शुद्धि निपात consider non-violence to be the greatest virtue. It is mentioned in the Brahmin Dhammik Sutra of Suttinipat that animals should be protected. सही है, दोनों ही सही है। Both 1 and 2 are correct. इसका सही आंसर 3 हो गया। 114 के बाद 115 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग हत्या के लिए जानवरों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ मार्क प्रोहिबिट द बिजनेस ऑफ एनिमल्स फॉर स्लॉटर अकॉर्डिंग टू द अष्टांगिक मार्ग ऑफ द बुद्धिज्म? तो कौन सा होगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक वाचा। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि सही सबको एक बराबर देखना। संकल्प का मतलब है कि सभी के सही जो संकल्प किया वो होना चाहिए। सम्यक आजीव कि अपना जो बिजनेस है वो भी सम्यक होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी चीज़ का बिजनेस कर ले। और सम्यक वाच मतलब यहाँ तो हो गया बोलना कि अच्छा बोले, बैलेंस बोले। तो आज सम्यक आजीव जो है कि आजीविका जो चलाने के लिए भी ऐसा नहीं कि प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कुछ भी काम करे। तो एनिमल स्लॉटर जो है बेसिक वो प्रोहिबिट हो जाएगा, क्योंकि ये अहिंसा अपने आप में गलत मानी गई है। तो उसका सही आंसर 3 हो गया। 115 के बाद हम देख लेते हैं 116। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। जियाउद्दीन बर्नी ने संप्रभु के लिए निम्नांकित में से कौन सा कार्य आवश्यक माने हैं? तो ऑब्वियसली जियाउद्दीन बर्नी एक बड़े स्कॉलर रहे हैं और लिटरेरी पर्सन भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वर कंसीडर नेसेसरी बाय द जियाउद्दीन बर्नी फॉर द सोवरेन? कि जो संप्रभुता के लिए क्या चीज़ आवश्यक माना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनफोर्समेंट ऑफ सरिया, सरिया को लागू करना। अनैतिक और पापपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण, ये भी जरूरी। चेक ऑन इमोरल एंड सिंफुल एक्ट्स। न्याय
उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करना भी शामिल है। डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस विच इंक्लूड अपॉइंटमेंट टू द वेरियस ऑफिसर। तो वर्णी के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें ही अगर संप्रभु है तो आप उस तरह की चीज़ें करेंगे जिसमें लोगों को नौकरियाँ मिले, नैतिक चीज़ों पर नियंत्रण हो और सरिया कानून जो है वो लागू हो उनके अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 A B C जो है तीनों है ही है इसमें, और ये हो गया सही। आगे बढ़ते हैं 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फिर से जियाउद्दीन बर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार न्याय धर्म की आवश्यक शर्त है और धर्म न्याय की एक आवश्यक शर्त है। अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बर्नी दैट जस्टिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ रिलीजन एंड दैट रिलीजन इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ जस्टिस। इसी कसौटी पर लोगों को कार्य का निर्णय होता है। इट इज़ द बैलेंस विथ द एक्शन ऑफ पीपल आर जज। ये भी सही है, दोनों ही चीज़ सही, ए आर दोनों सत्य तथा आर एक ही सही व्याख्या है। 3 इसका सही आंसर हो गया 117। अब आगे बढ़ते हैं 118 पे देख लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से राजत्व के किस सिद्धांत को अबुल फजल ने स्वीकार किया? अबुल फजल एक्सेप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ किंगशिप? समझौतावादी सिद्धांत, दैवीय प्रेरणा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी, डिवाइन इंस्पिरेशन थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड आइडियलिस्टिक थ्योरी। तो एक तरह से जो है डिवाइन इंस्पिरेशन थ्योरी की इस पे दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत कि राजा को देवी प्रेरणा मिली हुई और इसलिए वो रूल कर रहा है। अबुल फजल इसमें बिलीव करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 119 देख लेते हैं। अबुल फजल ने समाज को 4 भागों में विभक्त करते हुए प्रथम स्थान निम्नांकित में से किसे प्रदान किया? अब अबुल फजल डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन फर्स्ट प्लेस। तो इसका मतलब है कि बाकी 3 भी होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने किसको दिया? वॉरियर्स को। वॉरियर्स, फिर आर्टिजन्स एंड उसके आर्टिजन एंड मर्चेंट कह सकते हैं, इन्होंने साथ ही में लिखा है आर्टिजन एंड मर्चेंट, क्योंकि जो बनाता था वही बेचता था। एंड द लर्नेड, इसका मतलब स्कॉलर्स उसके बाद। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्कॉलर्स हो गए, और इसके बाद हस्बैंडमैन एंड लेबर कि ये जो सब फोर्थ है जिसमें लेबर आएंगे या जो इधर उधर के छोटे मोटे काम करते हैं। तो वॉरियर सबसे ऊपर है, फिर आर्टिक्राफ्ट मर्चेंट हो गए, और स्कॉलर उसके बाद है। 3rd नंबर पे स्कॉलर्स को रखा है। ऐसा नहीं कि स्कॉलर्स सबसे ऊपर रख रहे हैं, खुद भी स्कॉलर थे लेकिन फिर भी स्कॉलर को वो नीचे रख रहा है। तो सबसे पहला क्या होगा? 1 योद्धाओं। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसके साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने प्रीवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता हेतु याचिका प्रस्तुत की थी? राजा राम मोहन राय submitted a petition to Privy Council for the freedom of press with whom the following: द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरी शंकर बनर्जी और प्रसन्न कुमार टैगोर। तो अब ये देखिए कौन कौन था इसमें। एक्चुअली ये सभी थे, 2 लोग ये जो थे टैगोर फैमिली के थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के फैमिली के हैं, बाकी लोग भी प्रोमिनेंट लोग थे, और वो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने जो है प्रीवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अपील की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन का फादर ऑफ रेनेसांस या नव जागरण काल जो भारत का है उसका जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तमाम सारे जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए काम किया, और तमाम सारे लोगों से जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनसे भी अच्छे रिलेशन थे, जिसमें हम अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो गया। निम्नांकित में से किस विचारक ने राजा राम मोहन राय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शायरी की तुलना जेम्स मिल से की थी? डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम, जेम्स मिल, हर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर व्हाइल प्रेजिंग द बुक ऑफ राजा राम मोहन राय कंपेयर्ड हिज स्टाइल टू जेम्स मिल? तो
जेम्स मिल और जर्मी बेंथम जो है ये राजा राम मोहन राय के दोस्त भी थे। और जेम्स मिल का जो कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी थी और जो कह सकते हैं कि किंग थे उनसे काफ़ी अच्छा लगाव था। तो उनसे कह के सॉरी उनसे कह के इन्होंने भारत में सती प्रथा या इस तरह की तमाम सारी बुराइयां जो है उनके खिलाफ उन कानून बनवाए। जर्मी बेंथम भी उसमें बड़ा नाम है। तो जर्मी बेंथम ही कहते हैं कि इनकी जो आइडिया है वो जेम्स मिल से बहुत मिलता है, लिखने का स्टाइल जो है। और जर्मी बेंथम और जेम्स मिल भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। और उनके जेम्स मिल के बेटे जे.एस. मिल हैं जो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं, जे.एस. मिल को आसानी से जानते हैं। यूटिलिटेरियन है लेकिन आइडिया जो है उनका लिबरल है। जर्मी बेंथम फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं जर्मी बेंथम। आगे बढ़ते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित विचारकों में से किसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना एक दृष्टिकोण दिया है? यह स्वर्ग का पुत्र का बारडेक्स्टर है, दिवस पुत्र। वह छाप है जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए। Who among the following thinker given his view about Dayanand Saraswati that it is the Bardexter of Son of Heaven, Divas Putra. This was the stamp Dayanand left behind him. ये कौन कहता है? ये बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो, महादेव, गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त। तो सही आंसर क्या है? अरविंदो, स्वामी अरविंदो जो हैं वो इनके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में कहते हैं। अरविंदो खुद भी क्रांतिकारी रहते हैं लेकिन बाद में उनको स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की तरफ चले जाते हैं और संन्यास की तरफ चले जाते हैं और दयानंद सरस्वती के जो है आइडिया से बहुत प्रभावित होते हैं। और अरविंदो आश्रम जो है, अरविंदो कॉलेज और अरविंदो के नाम से तमाम सारी जगह पे आप लोग जानते होंगे होते हैं। और पौंडीचेरी जो है अरविंदो आश्रम भी होते हैं हर जगह। तो आप लोग वही अरविंदो हैं जिनको पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 122 के बाद 123 को देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत निम्न में से किस निकाय का उल्लेख नहीं किया? तो दयानंद सरस्वती ने तीन काउंसिल की बात की कि किसी भी स्टेट में कम से कम 3 काउंसिल होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज नॉट बीन मेंशन्ड दयानंद सरस्वती अंडर हिज हाइपोथेसिस ऑफ स्टेट? धर्मार्य सभा, रिलीजियस आइडिया है, विद्यार्य स्कॉलर से है या एजुकेशन से, एजुकेशन काउंसिल की बात करते हैं, राज्यार्य मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी बात करते हैं। न्यायार्य सभा जो है इसके बारे में, जिसको कह सकते हैं जस्टिस के बारे में, उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं इन तीनों काउंसिल को मिला के स्टेट बन सकता है। रिलीजन का, एजुकेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इससे एक स्टेट बन सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 24 पे चले जाते हैं। सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ज़्यादातर लोग इसमें से जानते हैं। सर सैयद अहमद खान जो है वो इनसे बहुत सी चीज़ जुड़ी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है फाउंडर रहे हैं, जिसको एंग्लो इंडियन कॉलेज कहा जाता था पहले, फिर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। एक तरफ जब कांग्रेस बनी, दूसरी तरफ इन्होंने मुस्लिम लोगों को उसमें ना जाके कहा कि आप अगर हम अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकते तो उनका साथ देते हैं और अपना बेटरमेंट करते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जिससे यहाँ पे अपनी बात खत्म करेंगे। ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों के संगठनों से रहा है? ईवी रामास्वामी नायकर वॉज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ईवी रामास्वामी नायकर जो जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, तो पेरियार साउथ इंडिया में या द्रविड़ मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन
ये एंटी ब्राह्मणिज्म का जो मूवमेंट पूरे साउथ में चलता है उसके अगेंस्ट पे रहते हैं, एंटी रिलीजन कह सकते हैं एक तरह से, और तमाम सारे जो कह सकते हैं कि जो सुपरस्टिशन अंधविश्वास जो था, जो ब्राह्मणवाद के द्वारा वहाँ फैला गया था, उसको वो दूर करते हैं। उसमें बहुत रेडिकल स्टेप लेते हैं और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर होते हैं। और आज के समय अगर देखें तो पूरा जो साउथ इंडिया में इसीलिए द्रविड़ जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी पॉपुलर है, उसको आज भी कोई हटा नहीं पाता। तो एक तो द्रविड़ आइडिया हमने बोल दिया, और जस्टिस पार्टी, दो चीज़ें इनके। जस्टिस पार्टी इन्होंने बनाई थी 1916 में, 1916 में, और बाद में इसको जस्टिस पार्टी को बाद में द्रविड़ कड़गम के नाम से 1944 में द्रविड़ के नाम से ज़्यादातर लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण्स को अलग करके द्रविड़ के नाम पे बाकी सारे लोगों को बुला लेते हैं। तो मोर देन 80% 90% लोग इनके साथ आते हैं, 10% ब्राह्मण्स आइसोलेट हो जाते हैं, और बाद में ब्राह्मण भी जुड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मणिज्म का जो आइडिया था उसके अगेंस्ट भी ये रहते हैं। और कई बार ये इनका स्टेप इतना रेडिकल होता है कि जैसे ये मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर मूर्तियाँ निकाल के फेंक देते हैं, बोलते हैं ये ईश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। इसको इसी से डरा के जो ब्राह्मण हैं हमसे चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं, लूट लेते हैं हमको, तो वो कहते हैं कि ये सारा जो खेल है वो ब्राह्मणिज्म का है या ब्राह्मणों का है। तो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इनका जो पहली पार्टी बनाते हैं जस्टिस पार्टी, पहले ये कांग्रेस में रहते हैं लेकिन कांग्रेस को ये छोड़ देते हैं, द्रविड़ कड़गम बाद में बनती है। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग। सॉरी अगर आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो या बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, नौबत चल रही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और समय नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सीरियस हो जाइए और लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, या आप आगे पढ़ने के लिए PhD या किसी और चीज़ में पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमसे आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम आपको किसी भी तरह हर हाल में ये आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से बात करनी हो या दूसरी चीज़ों से। तो थैंक यू। हमारा फ़ोन नंबर है 6001203813 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट आप जानते हैं www.capitalstudycircle.com, फेसबुक कैपिटल स्टडी सर्कल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल आप देख सकते हैं द कैपिटल स्टडी 20। तो अगर आपको PDF चाहिए या इस तरह से कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।